एक इतना शर्मनाक वीडियो सामने आया है, शर्मनाक सबके लिए, हमारे देश के लिए, हमारी सरकार के लिए, वहाँ पे जो लोग ये इलीगल काम कर रहे हैं उनके लिए भी। कोई भी हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी क्या एनवायरनमेंट की बात करती है? आज के डेट में अगर किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा खतरा है तो वो इस पर्टिकुलर चीज़ से। कितने टेररिस्ट आके मार देंगे, उससे कई ज़्यादा तो इतने नेचुरल डिजास्टर्स में ही निपट जाते हैं लोग। हमारे पहाड़ी प्रदेश जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इतने ज्यादा फ्लड हो गए हैं, मतलब वहां के जो सीन्स आ रहे हैं देख के एकदम रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। कैसे पूरे ब्रिजेस ही टूट गई, कैसे इतनी पूरी सेटलमेंट्स एकदम बह रहे हैं, रोड्स तो इतनी ज्यादा टूट गई हैं, मार्केट्स, लोगों के घर ऐसे बह गए हैं कि पूछो मत। पर इन सब स्टेट्स का क्या, यहाँ पे तो हर मॉनसून फ्लड हो ही जाता है, ठीक है, क्या कर सकते हैं, भगवान ने किया है, ठीक है ना। पर अब क्या हो गया, पंजाब में भी फ्लड्स आ गए। तो अब क्या हम इग्नोर कर सकते हैं वो सारी चीजें? क्या हमें इग्नोर करना चाहिए? जितना भी हमने नेचर के अगेंस्ट काम किया है, क्या हम उसको इग्नोर कर सकते हैं? पंजाब की बात करें तो 37 लोग मारे गए हैं, 1600 गांव अफेक्ट हुए हैं, 1.75 लाख हेक्टेयर्स ऑफ फार्मलैंड एकदम डूब चुका है, 19,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, 167 रिलीफ कैंप्स बने हैं। आप इमेजिन करो, आपका घर है एंड ये फ्लड ये नहीं देखता आप अमीर हो गरीब हो, अच्छे अच्छे इलाकों में भी फ्लड आया है। आप अपने घर के अंदर नहीं रह सकते, छत के ऊपर रहना पड़ रहा है। आपके जो साथ में डॉग्स, कैट्स या जो भी जानवर आपके साथ रहते हो उनको भी ऊपर ले जाना पड़ रहा है। ब्लिंकिट, जोमेटो तो भूल ही जाओ, खाना कैसे खाओगे वो तक नहीं पता। इससे और इससे बदतर स्थिति अभी पंजाब में हो गई है। और कितने लोग मरे थे? 37। पहलगाम में कितने मरे थे? 28। तब तो हम एक पूरे देश को तबाह करने खड़े हो गए थे, पर अब क्यों शांत हैं? फ्लड के लिए बहुत सारे वजह बताई जा रही हैं, एक एक करके देखते हैं, फिर एकदम मुद्दे की बात करेंगे उसके बाद। पहले तो ये बताया जा रहा है कि जो एक्यूरेट वेदर फोरकास्ट होने चाहिए एंड प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए डैम के वाटर की। आप एकदम से ऐसे नहीं रिलीज कर सकते वाटर, ऐसा बताया गया है। एंड पहले ड्रम बीट्स होती थी तो लोगों को पता चल जाता था कि भाई पानी रिलीज होने वाला है, तो मे बी वो थोड़े सेफर जगह जा सकें। इन्होंने बताया है कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, कलेक्टर वगैरह, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, उनको बताना चाहिए लोगों को कि ऐसा कुछ होने वाला है। इनका ये भी कहना है कि बहुत सारा करप्शन है, और जो एंटी फ्लड बंड होते हैं, जो बेसिकली एज डिफेंस बंकर भी यूज हो जाते हैं, उनकी मेंटेनेंस नहीं हुई, फंड कहाँ गया पता नहीं। साथ ही साथ ये भी अलेज किया जा रहा है कि आर्मी एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो है ही है, पर 90% ऑफ रिलीफ वर्क जो है वो वॉलंटियर्स और ऑर्डिनरी सिटीजन ही कर रहे हैं। पर देखो, बात सिर्फ पंजाब तक या इन स्टेट्स तक सीमित है ही नहीं। दिल्ली की हालत देख लो, यमुना का वाटर लेवल एकदम डेंजरस लेवल पे आ चुका है। गुड़गांव तो देख ही लो, हमारा क्या कहते हैं गुड़गांव को, मिलेनियम सिटी। क्या हालत हो रखी है वहां पे, 100-100 करोड़ के फ्लैट और सामने एकदम स्विमिंग पूल बना हुआ है। बॉम्बे तो हर साल होना ही होना है फ्लड, भले ही वहां पे 100-100 करोड़ 200 करोड़ कितने तक के फ्लैट्स हो, पर फ्लड तो होना ही है। अब भाई मेजर रीजन क्या है, मुद्दे की बात जो है, क्लाइमेट चेंज सबसे पहले तो। अब देखिए, दैट शिप हैज सेल्ड, वो बस तो छूट चुकी है, ट्रेन जा चुकी, रिवर्स तो उसको सोचो भी मत, हो ही नहीं सकता। पर आज के डेट में रुक भी नहीं सकता वो। पर एटलीस्ट हम कुछ तो ऐसा कर सकते हैं कि हम कुछ तो सीख ले लें। अब क्लाइमेट चेंज होता है तो एराटिक रेनफॉल होती है, इस टाइप की ज्यादा रेनफॉल हो सकती है कुछ सालों में, जो मेजर रीजन हो जाता है फ्लड का। और साथ इतनी सारी स्टडीज बनती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक 2013 की स्टडी की बात की जा रही है। इन स्टडीज को कोई पढ़ता तो है नहीं, सरकार चाहे जो भी आ जाए, इतनी पढ़ाई थोड़ी करनी है यार किसी ने। और कौन सा एक सरकार का जो इनिशिएटिव हो वो दूसरी सरकार आगे बढ़ाना चाहती है। पूरे मास्टर प्लान बने हुए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के, उस पर कोई एक्शन नहीं। ये कलेक्टर वगैरह क्या काम करते हैं ये आप लोग जानते हो अच्छे से। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन होनी थी, स्ट्रेंथनिंग होनी थी, मेंटेनेंस होनी थी एम्बैंकमेंट्स की, सतलज, ब्यास और रावी रिवर्स की, कैनाल ड्रेन बनने थे, ये सब कुछ भी नहीं किया गया क्योंकि पैसे नहीं थे उस काम के। जो स्टडी में और रीजन बताए गए थे फ्लड्स के, वो ये था कि जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो बेसिकली रिवर की ब्रांच निकलती है ट्रिब्यूटरी, उसको क्लीन होना था। फिर मुद्दे की बात ये आ रही है कि देखो, फ्लड्स तो मैनमेड नहीं है, पर उनके वजह से जो डैमेज होता है और इतना ज्यादा एग्रवेट हो जाता है डैमेज, इतना ज्यादा बढ़ जाता है, वो जरूर मैनमेड है। इतना ज्यादा हमने हर तरफ कंक्रीट फैला दिया है, डिफॉरेस्टेशन तो इतनी ज्यादा हो गई है। हिमाचल प्रदेश की खासतौर पे बात की जा रही है, जहां पे सबसे ज्यादा इस टाइप के डिजास्टर होते हैं। रीजन बीइंग, लोग वहां पे जाके रहना चाहते हैं, इतना ज्यादा टूरिज्म है तो भाई और होटल बना दो। कोई एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट ये सब तो करना ही नहीं ना, तो बस काट दो पेड़ और बना दो। अब ये पेड़ काटने की बात है तो एक इतना शर्मनाक वीडियो सामने आया है, शर्मनाक सबके लिए, हमारे देश के लिए, हमारी सरकार के लिए, वहां पे जो लोग ये इलीगल काम कर रहे हैं उनके लिए भी। ये आप देखो कैसे रिवर्स में एकदम काटे हुए पेड़, इलीगल ट्रेड चल रहा है टिम्बर का, और देखो कितना फ्लो में आ रहा है वो, इतना ज्यादा, मतलब रियल लाइफ पुष्पा चल रहा है यहाँ पे। ये इतने ज्यादा लेवल्स पे गलत है ना, ये बताता है कि हमारे सोसाइटी में
चोरी चकारी कितना नॉर्मलाइज हो चुका है। हमको किसी की जान की भी नहीं परवाह, हम तो बस चोरी करके अपना पेट पाल लें, अपने पैसे कमा लें। ऐसी बन गई है हमारी सोसाइटी। किसी को भी किस टाइप के स्कैम कर देंगे, नहीं फर्क पड़ता। ये एक बहुत ही मेजर कॉज है इस टाइप के फ्लड्स का। एंड जब इतनी तादाद में पेड़ कट रहे हो, डोंट टेल मी कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता, डोंट टेल मी कि वहां पे जो कलेक्टर है उसको नहीं पता, वहां पे जो एमएलए है उसको नहीं पता, जो भी वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको नहीं पता, वहां पे जो पुलिस वाला है उसको नहीं पता। ये सब मिली भगत होती है। इतने बड़े स्केल पे जब कोई स्कैम चलता है ना, तो वो एकदम सिस्टेमिक होता है, सब इन्वॉल्व होते हैं उसमें। मतलब इतनी इलीगैलिटी बताता है ना हमारे पूरे सिस्टम की, कि सिस्टम कितने लेवल्स पे इतना ज्यादा उखड़ ही चुका है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इनफैक्ट बस पैसे आने दो, करोड़ों लोगों की जान से खेल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो रोड बनती है उसके लिए पेड़ कटने होते हैं, परमिशन लेनी पड़ती है पेड़ काटने की। तो आपके पास क्या हर बार परमिशन होती है? 2 लेन से आपको 4 लेन करनी है, 4 लेन से 6 लेन करना है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कुछ देखना नहीं है। एंड ये जो ज्यादातर कंस्ट्रक्शन होता है ना रोड्स का, ये रिवर बैंक्स के अलोंग ही होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा रोड्स और ब्रिजेस ही टूट रहे हैं। देखो, डेवलपमेंट चाहिए, पर इतने सारे लोगों की जान जोखिम में डालकर नहीं चाहिए। इतने सारे लोग तो छोड़ो, पूरे रीजन, वहां पे जितने भी पूरे सेटलमेंट्स है, पूरे शहर के शहर, पूरे गांव के गांव, उन लोगों की जान जोखिम पे डाल के इस टाइप का डेवलपमेंट नहीं चाहिए। भाई कुछ तो लिमिट होनी चाहिए कि इतने टूरिस्ट आएंगे, इतने नहीं आएंगे। तो ये जो ट्री कटिंग वाला काम है, ये टोटली इलीगल है, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे काम भी हैं जो होते इलीगल हैं, उसको आप कुछ रेगुलेशन पास करके उसको लीगल कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फॉरेस्ट कवर है, डिसाइडेड है बरसों से कि ये फॉरेस्ट कवर है, मेंटेन होना चाहिए, एक नई सरकार आती है या एग्जिस्टिंग सरकार ही कहती है अरे इसको हटा दो, क्योंकि इसको हटाने से इतने इतने और घर बन जाएंगे, बिल्डर से इतना पैसा आ जाएगा, इस टाइप की ड्यूटीज हम कलेक्ट कर लेंगे, तो ये जाके जहां पे नहीं भी होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन, वहां पे अलाउ कर देते हैं। उसके बारे में भी बात करते हैं। अगर आप ये देखो कि हमारे पास जो जितना फॉरेस्ट कवर था वो कितनी फास्ट पेस पे गिरता जा रहा है। तो यहाँ पे डिजर्टिफिकेशन की बात हो रही है। डिजर्टिफिकेशन मतलब डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट होता है कि एकदम रेगिस्तान बन गया। अच्छा फर्टाइल लैंड जहां पे पेड़ उगते हो, जब आप उसको इतना बंजर कर दो पेड़ काट काट के, तो वो एकदम रेगिस्तान जैसा बन जाता है। उसी की बात हो रही है कि इंडिया में 97.85 मिलियन हेक्टेयर्स जो लैंड था, फर्टाइल लैंड, उसका डिजर्टिफिकेशन हो चुका है। एंड ये सबसे ज्यादा कौन से स्टेट्स में हुआ है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जेएनके, कर्नाटका, झारखंड, उड़ीसा, एमपी, तेलंगाना। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट जो हुआ है वो है गोवा में। 2002 से 2024 तक गोवा हैज लॉस्ट 193 हेक्टेयर्स ऑफ ह्यूमिड प्राइमरी फॉरेस्ट। बेसिकली पूरा 20% ऑफ ट्री कवर उड़ा दिया। एंड ये बात सब स्टेट्स के लिए लागू है, सिर्फ गोवा के लिए नहीं है। और एक और चीज जो फ्लड लाने के लिए बहुत कंट्रीब्यूट करती है वो है इलीगल माइनिंग। क्योंकि जब आप रिवर से सैंड माइनिंग करते हो और आप उसको खोद देते हो, और इतना ज्यादा खोद देते हो जितना एक्चुअली रिवर रिप्लेस नहीं कर पाती सेडिमेंट, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो बेड होता है रिवर का वो एक्चुअली बहुत ज्यादा डीप हो जाता है और ज्यादा नैरो हो जाता है। तो इस वजह से जब एक्चुअली स्पीड से आता है पानी, तो वो बैंक्स को इरोड कर देता है। इसी वजह से एक तो जो फ्लो ऑफ वाटर होता है वो थोड़ा बिगड़ जाता है, एंड साथ साथ अगर एक्सेस वाटर कभी आ जाता है तो वो एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता है, एंड इस वजह से फ्लड्स हो जाते हैं। लगता है हमारे यहाँ जितने भी लोग ना इलीगल माइनिंग को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि बहुत सारी सरकारें ही होंगी, उन लोग ने लगता है 8th क्लास की साइंस नहीं पढ़ी थी। क्योंकि बात पंजाब की हो रही है, तो पंजाब में एक सैंड माफिया है। इनफैक्ट ये सारे स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। ये भी बताया जा रहा है कि पंजाब में जो 90% ऑफ सैंड आती है, जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, वो इलीगल माइनिंग के थ्रू ही आती है। एंड आई वुड रिकमेंड यू कि आप जाके पर्टिकुलर वीडियो चेकआउट करो। ये कोई एक पर्टिकुलर सरकार की गलती नहीं है, सब मिले हुए हैं। क्योंकि ये सेट है ना, फॉर्मूला सेट है भाई, सैंड माफिया है तो कोई भी सरकार आएगी तो सब मिलजुल के काम करेंगे। एंड अगेन वही फॉर्मूला है कि टॉप टू बॉटम सब इन्वॉल्व रहते हैं इसमें। अगर आप ये मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल ले लो, तो एक आदिवासी को मार दिया गया क्योंकि वो रोकना चाहता था सैंड माइनिंग। यहाँ पे तो एक पुलिस वाले ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उसको इतने ज्यादा थ्रेट कॉल्स आने लगे सब तरफ से। तो एक पुलिस वाला चाहकर भी ये नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें सब इन्वॉल्व है। अब बताओ, वैसे तो हम नदी को अपनी माँ बोलेंगे, माता का दर्जा देंगे, और फिर उसको ही जाके एक्सप्लॉइट करेंगे। एक और चीज, एंड ये पर्सनली मुझे बहुत खटकती है, क्योंकि मैं जहां पे रहता हूं, एक छोटे शहर के एक छोटी से एरिया में आसपास फुल्ली इलीगल कंस्ट्रक्शन ही है। एंड मेरे शहर में तो मैं जहां भी जाता हूं इतना ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन है कि पूछो मत। इसीलिए मैं इमेजिन करता हूं कि ऑलमोस्ट हर शहर में इतनी ज्यादा ही लीगल कंस्ट्रक्शन होती होगी। एंड कितनी सारी ये कंस्ट्रक्शन तो रिवर बेड्स पे होती है, रिवर बैंक्स पे हो जाती है। जो एग्रीकल्चरल लैंड है वहां पे जाके पूरी पूरी कॉलोनीज बन जाएंगी। एंड अगेन इसमें भी वो वाला लॉजिक अप्लाई होता है
कि एक तो इलीगल कंस्ट्रक्शन है कि सरकार के तरफ से भी इलीगल है। एक ऐसी जगह जो मे बी इलीगल थी कंस्ट्रक्शन के लिए, पर नया प्लान बनता है तो उसमें बोल देते हैं कि नहीं नहीं कर लो इसको, यहाँ पे भी बना लो। वो भी होती तो इलीगल ही है, पर आपने उसको लीगल दर्जा दे दिया और फिर वहीं पे जाके फ्लड्स होने लगेंगे तो फिर हाय तौबा मच जाएगी। एंड जितने भी इकोलॉजिकल प्लान्स थे, एनवायरमेंटल प्लान्स थे, उसको तो डस्टबिन में ही डाल देते हो ना आप। मेरा तो ये भी सवाल है कि भाई हमको स्कूल से पढ़ाया जाता है कि प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया चंडीगढ़ है, तो इसका मतलब बाकी सारी अनप्लान्ड है। एंड अब जाके चंडीगढ़ की भी हालत देख लो, एकदम ही क्या हालत हो गई है वहां की, कुछ ज्यादा ही कंस्ट्रक्शन हो गई है। एंड अगेन रीजन वही है कि जो ग्रीन कवर था कि भाई यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको भी जाके अपना चेंज कर देते हैं प्लान के, नहीं अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो सकती है। ये हर शहर में आपको ये कहानी मिलेगी, हर शहर में, ये हर गांव, हर शहर, हर स्टेट, पूरे देश में इतनी ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन है कि इसकी वजह से हमारे पूरे शहर के शहर बर्बाद हो गए हैं। ना वहां पे कोई पानी की व्यवस्था हो पाती है ढंग की, ड्रेनेज की तो बिल्कुल नहीं हो पाती, एज अ रीजन फ्लड्स आ जाते हैं। एक गुड़गांव का ही एग्जांपल ले लो यार, एकदम एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो एक रिवर बेसन होता था, वहां पे टेम्पररी लेक्स भी रहते थे। पूरा शहर आपने इतना बड़ा मिलेनियम सिटी बना दिया, वहां पे कोई भी व्यवस्था नहीं है ड्रेनेज की, जरा सी बारिश होके एकदम ट्रैफिक भी रुक जाता है, इतना ज्यादा पानी हर जगह इकट्ठा हो जाता है। अब आप सोचो, हर शहर में, हर गांव में छोटे छोटे मिनी गुड़गांव बन गए हैं, जहां पे आपने कुछ नहीं देखा कि यहाँ पे अगर हम बना देंगे, कंस्ट्रक्शन कर देंगे तो पानी कहां से जाएगा। अगर एक जगह से पानी फ्लो करता हो, आप वहां पे कंस्ट्रक्शन कर दो तो पानी तो बहेगा ना, इधर नहीं तो इधर जाएगा। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट में मामला चले जाता है, हमको लास्ट इसके बारे में इतना ही पता चला, इस ये पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल जो हम आपको बता रहे हैं। ऐसे ही होता है, शोर मचता है, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ आदेश दे देता है कि हाँ डिटेल्स लेके आओ, फिर उसके बाद कुछ आता नहीं, क्योंकि उन्होंने पता है कि सबने फंसना है इसमें। सबने मतलब सबने, फ्रॉम द मिनिस्टर लेवल टू द ग्राउंड लेवल, जिसने कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन दी, ऑल द वे डाउन तक जिसने कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया। फंसेगा कौन? फंसेंगे वो सारे लोग, जब जिस दिन फ्लड आ जाएगा उन सबके घर बर्बाद होंगे। और कुछ तो हमारे देश में ऐसे भी शहर हैं, एक तो कैपिटल सिटी है भोपाल मध्य प्रदेश का, जहां पे प्लान तक भी नहीं है कि क्या होना चाहिए, किस टाइप की कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। देयर इज नो प्लान, शहर बनता जा रहा है। सबसे बड़ा एग्जांपल तो आपका बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, दी रिचेस्ट कॉर्पोरेशन आई थिंक इन द होल ऑफ एशिया। वहां की हालत देख लो, एक बारिश होती है मॉनसून सीजन में, हर बार फ्लड होना ही होना। एंड वहां पे कितनी ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन होगी किसी को नहीं पता होगा, किसी को नहीं, क्योंकि जो आते हैं पैसे वो डकार गए, अब उसके बाद पता नहीं क्या हो रहा है। फिर हमारे यहाँ पे आ जाएंगे कि भाई डैम बना दो, सिंपल सा सॉल्यूशन, डैम बना दो, क्योंकि ठेकेदारी होगी, कंस्ट्रक्शन होगी, पैसे आएंगे उसके लिए, तो इसलिए डैम बना दो। ये ना पुराने ओल्ड स्कूल टाइप के सॉल्यूशन दे देंगे। पहले डैम्स बने थे बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कोई पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव था नहीं, पर आज के डेट में क्लियर है कि डैम्स की वजह से कितना और ज्यादा नुकसान ही होता है। ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि एक्चुअली मीथेन निकलती है जहां पे हाइड्रो पावर के रिजर्वायर होते हैं, एंड ये कई ज्यादा हार्मफुल होते हैं कंपेयर टू जो एनर्जी गेन्स आते हैं उससे। तो एक्चुअली अगर आप हाइड्रो पावर जनरेट करना चाहते हो डैम्स के थ्रू, वो एनवायरनमेंट के लिए और भी ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि मीथेन निकल रही है, ये एकदम ही चोक कर देता है रिवर्स को, जिससे और ज्यादा डैमेज हो जाता है, लोकल इकोनॉमीज खराब हो जाती हैं। वहां पे जो एक्चुअली स्पीशीज हैं, जो भी फिश की या जो भी उस पर्टिकुलर वाटर में पनपती थी, वो भी खत्म हो जाती हैं। डैम्स हैं उससे एक्चुअली आपका जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो भी डिप्रेस हो जाता है, कम होने लगता है आपका पानी, वाटर लॉस बहुत ज्यादा होता है। तो ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव हमको मिलता है अमेरिका और जापान जैसी डेवलप्ड कंट्रीज में, जहां पे एक्चुअली उन्होंने वाटर लॉस को भी कम कर दिया है काफी, बाय बिल्डिंग अंडरग्राउंड डैम्स। इसके अलावा और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि रन ऑफ द वाटर इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको पानी का फ्लो ही कंट्रोल करना है फ्लड कंट्रोल के लिए, तो डाइवर्जन कैनाल्स हैं, फ्लड प्लेन एंड ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट है, रिवर डिफेंस है, फ्लड बैरियर है। ये सब ऑल्टरनेटिव्स हैं जो यूज किए जा सकते हैं, सिर्फ डैम्स ही एक सोल्यूशन नहीं है। ऑलरेडी आज के डेट में हालत इतनी खराब है यहाँ पर, ठीक है, कि फ्लड्स आ जाते हैं हर बार मॉनसून सीजन में। अब आप इस इक्वेशन पे भी ऐड कर दो कि जो हमारे ग्लेशियर है हिमालयाज में, वो एट अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग पेस पिघल रहे हैं। पिछले 10 साल में 65% फास्टर मेल्ट किए हैं ये पर्टिकुलर ग्लेशियर, तो पानी का फ्लो और कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे आपको डील करना पड़ेगा। एंड ये सब जितना भी हमने डिस्कस किया है ना अभी, डिफॉरेस्टेशन, इलीगल माइनिंग, इलीगल कंस्ट्रक्शन कैसे करते हो? पहले डिफॉरेस्टेशन करते हो, फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन भी कर देते हो पहाड़ों में तो खास तौर पे, या कहीं भी। ये सब इसका कॉन्सिक्वेंस है। और एक और जो बहुत बड़ी बात, जिसके बात करे बिना तो ये वीडियो अधूरा ही हो जाएगा, वो ये है पॉपुलेशन। हमारे यहाँ कोई पॉपुलेशन कंट्रोल ही नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा हमारे जैसे डेमोक्रेसी में आप ये तो लगा ही नहीं सकते रूल कि ठीक है भाई आप इतने ही बच्चे पैदा करो,
वो पॉसिबल है नहीं। एटलीस्ट लोगों को पढ़ा लिखा तो दो। चलो अच्छा है सरकार ने कम से कम पेन, पेंसिल, नोटबुक, एक्सरसाइज बुक इन सब पे जीएसटी तो खत्म कर दिया, नहीं तो पढ़ाई पर भी इतना लंबा चौड़ा टैक्स लगता था। और जहां तक पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है, तो ये वाला वीडियो तो जरूर चेकआउट कर लेना। और जो पंजाब से रिलेटेड फ्लड्स हैं, अगर उसकी बात की जाए तो दिस साइड ऑफ द बॉर्डर एंड दैट साइड ऑफ द बॉर्डर दोनों तरफ ही बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इनफैक्ट मैंने तो इतनी ज्यादा भी न्यूज सुनी है कि जो पशु हैं, जो हमारे एनिमल्स हैं, वो ही बह गए, इंडिया से पाकिस्तान तक पहुंच गए, इतनी बुरी हालत है। अब इस पर भी पॉलिटिक्स खेली जा रही है इनसाइड द बॉर्डर कि भाई फंड्स रोक दिए हैं पंजाब स्टेट के सेंटर ने। आउटसाइड ऑफ द बॉर्डर से भी आ रहे हैं कि पाकिस्तान कह रहा है कि इंडिया ने ये सब करवा दिया है। अरे भाई, हमारे यहाँ पे खुद ही इतनी हालत पतली है, अगर तुम पर अटैक करना होता ऐसे तो अपने आप को तो बचा लेते पहले। इस पे भी कोई दो राय नहीं है कि हमारे यहाँ ऐसे बेवकूफ हैं जो एक्चुअली इसको पॉइंट लेके बैठ जाएंगे कि हाँ इंडिया ने ऐसा कर दिया। भाई साहब, ये प्रकृति का खेल है, नेचर के आगे कोई नहीं जीत सकता। पर एक वार्निंग जरूर देनी है कि जो अभी हमारे बाकी सब स्टेट्स में हो रहा है, JNK, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, बहुत दूर का टाइम नहीं है कि हमारे यहाँ पे पूरे देश में ये हालत होगी। जिस तरीके से हमने नेचर के साथ खिलवाड़ किया है, उसका सबक तो सीखना ही पड़ेगा। क्या हालत है वहां पे, लाखों लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, कितने तो मारे जा चुके हैं, वहां पे कितने डिजीजेस फैल रहे हैं इस वजह से, क्योंकि पानी अभी स्टैग्नेंट हो चुका है। आगे और कुछ झेलना पड़ेगा, जैसे हीट वेव, ड्राउट, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो जाएंगी। नेचर से जवाब मांगा है तो जवाब मिलेगा। देखो, सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है। इस तरीके से डेवलपमेंट के नाम पे हर जगह कंक्रीट पोर किए जा रहे हो, कुछ भी हो रहा है, एंड इसमें ना सब लोग शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देख रहे हैं, कोई लॉन्ग टर्म तो सोच ही नहीं रहा। कोई भी हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी क्या एनवायरनमेंट की बात करती है? आज के डेट में अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा खतरा है तो वो इस पर्टिकुलर चीज से है। कितने टेररिस्ट आके मार देंगे, उससे कई ज्यादा तो इतने नेचुरल डिजास्टर्स में ही निपट जाते हैं लोग। भाई, मेरा वोट तो उसको जाएगा जो एनवायरनमेंट को अपने एजेंडा में रखेगा। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं, अभी आज के डेट में आपका बच्चा जरा मुंह बना लेता है, आपको गुस्सा आ जाता है ना, गालियां खाओगे फ्यूचर जनरेशन से, गालियां कि सब कुछ तुमने खुद के लिए दबा लिया, हमको तो रहने लायक भी नहीं छोड़ा। देखो, हम एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बैरक ओबामा से ज्यादातर चीजों में तो अग्री नहीं करते, पर एक चीज बड़े कायदे की बोली है उस आदमी ने, वी आर द फर्स्ट जनरेशन टू फील द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड द लास्ट जनरेशन दैट कैन डू समथिंग अबाउट इट। तो भैया जाग जाओ, अगर आप चाहते हो आपके बच्चे और उनके होने वाले बच्चे एक्चुअली जिंदगी जी सके।